आयशा का इसके साथ लव अफेयर था लड़के के साथ, तो बाद में आगे रेप केस में ये चला गया। कोई ऐसा कानूनी है ना दोवां दी शादी करा दो। देखें, ये डॉक्टर रूबी मुदैया का और उसका अपना एक सेटलमेंट है। कई दफा ऑफर्स आई, कभी नियत में आया कि चलो यार। जिस इंसान की अल्लाह ज़रूरत पूरी ना करे उसकी किसी के देने से भी नहीं हो सकती। तगड़ी फीस भी तो मिलती है टिकटॉकर्स के हवाले से। हमने अच्छी फीस भी चार्ज की है बहुत सारे केसेस में। आयशा के पास तो कुछ ऐसा था नहीं इनके अगेंस्ट, तो इन्होंने क्या प्रूफ जमा करवाए? इनके पास प्रूफ क्या थे? आयशा ने अपना 164 का बयान जो मजिस्ट्रेट के पास होता है ना, उसमें अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि सलमान ने मेरे पास रेप किया और इन लोगों ने मेरा फोन रीसेट किया है। आप टिकटॉकरों के बड़े केसेस लेते हैं, क्या इनमें माल ज्यादा होता है या फेम का नशा है? हम वकला का ये होता है कि हम बिला तफरीक हर किसी का केस देखते हैं। आपने कहते हैं बच्चों वाली एप्लीकेशन दे दी है मेटा ग्लासेस की, तो क्या सोच के ये एप्लीकेशन दी? अब ये ग्लासेस लगा के आ रहे हैं और अपनी वीडियो में कहते हैं कि ये मैंने ग्लासेस इसलिए ली हैं कि मैं सब की रिकॉर्डिंग कर सकूं। कहते हैं कि आयशा को स्पोर्ट पत्रों कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात कोई नहीं। ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात ऐसी बातें बनाई हुई। कोई एक सिंगल पर्सन नहीं कर रहा। मुझे खबर है नानी वाला भी रास्ते में आ रहा है आपके। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, अगर कोई होता तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करता। मैं हूं आपकी डॉक्टर रूबी मलिक और आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। तो जनाब, हर खबर पे होती है मेरी नजर, सच्ची हो या झूठी हो, मेरा काम है आप तक पहुंचाना और आपका काम है मेरे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे बटन दबाना। इसके साथ साथ आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं जनाब, वो किसी तारुफ का मुख्ताज नहीं है। सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट एडवोकेट फयाज रामे साहब। कहते हैं अक्सर ये टिकटॉकर्स के जो ना केस ज्यादा करते हैं, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में दुआ ज़ारा केस, उसके अलावा इंडिया से इनके पास केस आते हैं, उसके अलावा डकी भाई का केस, फिर आ जाए जी जनाब बड़े-बड़े केस, और आजकल आयशा जट के केस में इनकी एंट्री है और फुल ऐसे एंट्री है जैसे सनी देओल की एंट्री होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रामे साहब? शुक्र अल्लाह का डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, आपने हमें टाइम दिया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जी, आप बहन है हमारी। रामे साहब, मुझे ये बात बताइएगा कि अक्सर आपके बारे में कहा जाता है कि आप टिकटॉकरों के बड़े केसेस लेते हैं। क्या इनमें माल ज़्यादा होता है या कायदे-आज़म ज़्यादा होते हैं या क्या चक्कर है या फेम का नशा है? नहीं, फेम का नशा कोई नहीं है। देखें, इज़्ज़त ज़िल्लत और रिज़्क तो अल्लाह के हाथ में है। जी, और कोई इंसान कितनी भी कोशिश कर ले और वो किसी की इज़्ज़त को कम नहीं कर सकता। जी, और बल्कि अल्लाह ताला जब कोई किसी की इज़्ज़त को कम करने की कोशिश करता है तो आसमानों पे बैठा हुआ मुस्कुराता है जी। कि यार मैंने इसको इज़्ज़त दी है तो ये उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। कम करने की कोशिश करें, तो बिल्कुल ऐसे। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वकला का ये होता है कि हम बिला तफरीक हर किसी का केस देखते हैं, जी, जी, बिल्कुल चाहे ऐसे। वो टिकटॉकर हो, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी हो। जी, जी। तो हम इंसाफ सबके लिए होता है, किसी के साथ भी होता है। तो ये होता है कि जो टिकटॉकर्स वगैरह के केसेस होते हैं वो मीडिया पे ज़रा हाईलाइट हो जाते हैं और दूसरे लोगों के नज़र नहीं आते। तो ये है कि हर तरह के केसेस हम कर रहे होते हैं। अच्छा रामे साहब, एक बात बताएँ, जब आप केसेस लेते हैं, उसमें तगड़ी फीस भी तो मिलती है टिकटॉकर्स के हवाले से? बिल्कुल। डॉक्टर रूबी, इसमें मैंने अभी तक तकरीबन कोई आप देखें कोई 450 के करीब केसेस किए हैं, अच्छा जी। जिसमें कोई 150 के करीब हाई कोर्ट में है, नीचे फिर सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट वगैरह में। तो उसमें से कोई आप कह लें कि 40% प्रो बोनो केस भी किए हैं जी, बगैर फ़ीस के। जी। तो कुछ अच्छी फ़ीस वाले केस भी किए हैं। तो शुक्र अल्लाह का, वो होता है क्लाइंट की पेइंग कैपेसिटी के ऊपर और केस के मुताबिक होती है वो फ़ीस आपकी। लेकिन ये है कि हमने अच्छी फ़ीस भी चार्ज की है बहुत सारे केसेस में। अच्छा, सबसे पहला आपका केस था दुआ ज़ारा, जो हम लोगों ने मीडिया पे देखा। उसमें जो है आपने इंसाफ भी दिलवाया। आपको कोई मुश्किलात पेश आई उस केस में? बहुत ज़्यादा। देखें, 2000 केस अक्सर लोग मुझे ये कहते रहते हैं, सुनने में मिलता है कि ये जो रजब भट्ट के नाम से फ़ेम ले रहे हैं। आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है टॉपिक, तो इसलिए मैं ये बात करता हूँ। तो मेरा जो पहला तारुफ़ सोशल मीडिया पे था वो दुआ ज़ारा केस में था। जी, और दुआ ज़ाहरा जब कराची से उसको अबडक्ट करके यहाँ पे पंजाब में लाया गया तो उस वक़्त उसका 164 का बयान मॉडल टाउन कचहरी में हो चुका था जी, और मुकदमा ऑलमोस्ट ख़ारिज होने वाला था। जी।
तो मुझे एक्स गवर्नर रही हैं सिंध की शैला रज़ा साहिबा ने ये रिक्वेस्ट किया, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने वो केस देखा। जी और मैंने उस लड़की को कोई कहता नहीं था कि वो वापस जाएगी। जी मैंने उसका निकाहनामा जो है वो उसको चैलेंज किया और ये साबित किया कि बच्ची वो माइनर है, और 60 दिन तक वो बच्ची लापता रही थी। और उसमें एक आईजी सिंध भी तब्दील हुए थे, आपके ज़हन में होगा। और उस वक़्त मैं ही सिंध हाई कोर्ट में पेश हुआ था, और मेरी आज भी सिंध हाई कोर्ट में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी है कि बच्ची को 60 दिन तक बरामद ना करने की सूरत में जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब ने, जो सिंध हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने आईजी को फारिग कर दिया था। कि जी नए आईजी आए और गुलाम नबी मेमन साहब, उनके जी साथ अभी जो डीआईजी हैं इमरान किश्वर साहब, जी जी वो इस चीज़ के गवाह हैं। ही इज़ अ लाइक ब्रदर, उन्होंने मेरे साथ बड़ा काम किया। और उस वक्त वो सीसीपीओ लाहौर थे, तो उन्होंने सॉरी सीसीपीओ लाहौर नहीं, डीपीओ लाहौर थे आई डीपीओ थिंक। लाहौर हाँ, ओके डीपीओ लाहौर थे। तो उन्होंने बड़ा असिस्ट किया। उन्होंने फिर गुलाम नबी मेमन साहब के साथ मिलकर चिश्तियाँ से वो बच्ची रिकवर करवाई। और उसके बाद वो फिर हाई कोर्ट में गई, वहाँ पे फिर उसने स्टेटमेंट दे दिया। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से फिर हमारे साथ जिब्रान नासर साहब आए, कराची में एक वकील। उन्होंने फिर इस मामले को फर्दर कंटिन्यू किया। एट दी एंड वो बच्ची 5 दफ़ा बयान देने के बाद जो है वो वापस गई। वापस गई तो कितना साल वो केस चला एक साल दो उसमें ये साल तो कुछ भी नहीं, उसमें आप देखें कि अहले तशी और अहले सुन्नत फ़िरके का एक इशू आ गया था। जी जी तो वो ऐसा केस था कि जिसमें बहुत ज़्यादा धमकियाँ, बहुत ज़्यादा थ्रेट, बहुत सारे मामलात। और ऑनेस्टली बात है, जो लोग पैसे की बात करते हैं, तकरीबन 2000 ओवरसीज़, जी जी इस बात के गवाह मेहदी काज़मी भी हैं, जो उस बच्ची के फादर हैं। और उस केस में तकरीबन कोई बहुत ज़्यादा पैसों की फंडिंग हुई थी। और उसमें मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने कोई फ़ीस मेहदी काज़मी साहब को नहीं चार्ज की। तो मैंने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा, तो जिस पे 2000 ओवरसीज़ जो है जी उन्होंने कहा कि हम आपकी फ़ीस पे करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया, और इसको पाकिस्तान की एजेंसीज़ भी उस केस को देख रही थी। और इवन आपके मीडिया के इकरारुल हसन साहब, जी मैं ऑन ईयर ये बात कर रहा हूँ, इकरारुल हसन साहब ने मुझे कहा कि फ़याज़ भाई, मैं आपको हर तरह से जो है वो पे करने के लिए तैयार हूँ, आप हक़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं ब्रदर, आपकी जो मॉरल और अखलाकी सपोर्ट है वही हमारे लिए बहुत है। जी और उस पे इकरारुल हसन ने फिर एक बड़ी वीडियो बनाई थी कि दुआ ज़हरा को मर्डर कर दिया जाएगा। जिसके हम्म बाद फिर वो बच्ची जो है ना, उसमें पुलिस ज़्यादा एक्टिव हुई और अच्छा एक रिस्पॉन्स सामने आया। तो उसी वक़्त के बाद मेरा महरीन सब्तैन के साथ, इकरारुल हसन अच्छा के साथ, आपके साथ भी, आप तो प्रैक्टिकली भी उस केस को आप देखती रहीं। देखती थी मैंने देखी और है उस केस उसमें को ज़ुनैरा माहम वग़ैरह जी जी इन लोगों के अगेंस्ट, तो ये हमने कोई नई चीज़ें नहीं देखी। नई चीजें नहीं देखी इससे पहले भी अनफॉर्चुनेटली बच्चे आ गए आजकल, इनको उन चीज़ों का पता नहीं है। पता नहीं बिल्कुल तो ऐसे ही उसके बाद बादल बाबू केस देखा, जी वो भी बिल्कुल काफ़ी इंडिया का हाईलाइट केसेस था। उसके बाद डॉक्टर समीरा अज़ीज़ हैं, एक सऊदी एम्बेसडर जी हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही उनका केस अभी भी देख रहे हैं। उनका तमाम तौर पाकिस्तान में बिजनेस में उनका स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी भी हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ। उसके अलावा सितारा यासीन एक यूट्यूबर हैं, उनका केस देखा। ये तो बहुत एक लंबी लिस्ट है, लेकिन ये है कि काम किया है। और इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे अब इनके ऊपर हंसी आती है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अंधे निकालते हैं चेहरे में मेरे नुक्स, अंधे निकालते हैं चेहरे चेहरे में में मेरे मेरे नुक्स, बहरों को ये गिला है कि गलत बोलता हूँ गलत मैं। बोलता है बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर हम इस जगह पे स्टैंडिंग पे खड़े हैं ना, तो मैं एक और शेर कहूँगा कि मैं हक परस्तों के एक कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्कर कलील से हूँ। जी मैं यूं ही नहीं दस्तों गिरेबां ज़माने से, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो किसी दलील से हूँ। तो उसके पीछे हर किसी इंसान का एक बहुत बड़ा हार्ड वर्क होता है। और लोग उठ के कह देते हैं जी फेम लेने के लिए आ गए। आप जाके यार सर्च तो करें कि उस शख्स की कितनी जदोजहद है, कितना उसके पीछे हार्ड वर्क है, और वो कब से स्ट्रगल कर रहा है। जी तो जी उसको अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो कोई इंसान कम नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात है। देखा जाता है डक्की भाई के केस में, अक्सर मैं पूरा केस आपका देख रही थी और मैं वॉच भी करती थी आपको कि आज क्या अपडेट आएगी। सम टाइम मैंने देखा कभी तोड़ा गया, कभी मरोड़ा गया, 100 बार जो है ना मुझे बिल्कुल उखाड़ा गया। तो मैंने उसमें देखा आपके सम टाइम आप बड़े पुरजोश में थे कि आज हमारे हक में फैसला हो जाना है, सम टाइम लगता था कि आज मायूसरा में सब जा रहे हैं। तो क्या मुश्किलात पेश आई उस केस में? देखिए डकी भाई केस में ना, मेरा जो रोल था ना डॉक्टर रूबी, जी, वो लीडिंग रोल नहीं था। मैं उसका पार्ट था, लेकिन उसमें मैं कभी खुल के खेल नहीं सका। अच्छा। उस केस में जिस तरह से 2000 केस में था, या बादल बाबू, या जी, दूसरे जी। केसेस में,
डकी भाई केस में मैं शुरू में आया था, अब्दुर्रहमान रांझा साहब वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट के, उनके पैनल का मैं हिस्सा था। और डकी से मेरा कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं था, एक आधी बार पहले मुलाकात थी। उस केस के बाद उनका असल हम्म, वो रांझा साहब उसको लीड कर रहे थे, तो मैं उस हम्म, पैनल का हिस्सा था। तो मेरा उस केस में उनके साथ इंट्रोडक्शन हुआ और मैंने देखा कि यार इस बंदे के साथ गलत हो रहा है। फिर उस केस में कुछ ऐसे हक़ाइक़ आए जिसके ऊपर मैं अब क्या बात करूँ। तो मैंने उसके ऊपर, मुझे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते थे कि यहाँ पे ये नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन उसमें फिर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट और बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे के लोगों के इंटरेस्ट जो थे ना, वो दाँव पे लग जाते थे। बिल्कुल। फिर मैंने कुछ अरसा उसमें रहा, फिर उसके बाद अब्दुर्रहमान रांझा साहब को उन्होंने तब्दील कर दिया। जब वो पैनल ही चेंज हो गया तो फिर मैं उस पैनल का उनका हिस्सा नहीं रहा उनके उसका लिए। हिस्सा नहीं रहा है, लेकिन बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। फिर सोशल मीडिया पे उस जी, केस के हवाले से लोगों को अपडेट रखा, जिसको अक्सर लोग तनकीद का निशाना बनाते थे। फिर उसी चीज़ से इंस्पायर्ड होकर जब उन्होंने देखा सुभान के फादर ने हुँ, कि हुँ, मैं इस केस में बड़ी मेहनत मैंने की है, तो उन्होंने कहा, जी, उन्होंने पहले ये केस किसी और को दिया हुआ था। फिर उन्होंने, मैनेजर ने, उनके फादर ने मुझे अप्रोच किया, मेरे घर आए कि रामे साहब मैं अपने बेटे का केस जो है वो आपको देना चाहता हूँ, आप मुझे क्या फ़ीस चार्ज करेंगे? तो ये उनके अल्फाज थे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनके मैनेजर का केस कर रहा हूँ। अच्छा, और इस दौरान डकी की पूरी फैमिली मेरे साथ राब्ते में रही, हमेशा उन्होंने इज़्ज़त दी और आज भी। और आपने देखा कि इस केस में कुछ ऐसे वकील भी आए कि जिनके बाद में पर्चों में नाम आ गए। जब बिल्कुल, सरफराज चौधरी का और इनके ऊपर एफआईआर हुई तो उसमें कुछ वकील भी थे जिनके नाम पर्चों में आ गए, जिन्होंने डील करवाई थी। जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें भी अपनी इज़्ज़त को और वक़ार को बचाया और आज भी डकी की फैमिली के साथ सॉफ्ट एंड सेट व्यू है। और लोग तो ये कहते थे कि जी जब डकी बाहर आया तो उन्होंने उनको लिफ्ट ही नहीं करवाई। ऐसा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं, अभी रिसेंटली मेरे साथ डॉक्टर नबीहा ने मुझे कहा कि आप मीटिंग करवाएँ, तो रात के 3 बजे मैंने फ़ोन किया। जी, जी, तो आपने करवाई मीटिंग उनसे। रात के 3 बजे मैं ऑन ईयर आपको बात कर रहा हूँ, तो डकी ने मुझे कहा कि मेरी जो मदर इन लॉ है, उनको कोई इंजरी हो गई है और आज मदर डे भी है, तो आप इसको कल पे रख लें। तो मैंने कहा कि भाई अभी तो हम बड़ी, आपने जो टाइम दिया था बड़ी दूर से आए हैं और हम वेट कर लेते हैं। आप ऑनेस्टली बात, उसने कहा कि रामे भाई मैं 4 बजे सिर्फ़ आपके लिए आया हूँ हुँ, और मैं सिर्फ़ 10 मिनट के लिए आया हूँ। तो जब वो मेरे साथ बैठा तो 6-7 बजे तक बैठा रहा। बस ठीक है। वही ना। हाँ, ठीक है, और उसमें एक क्रिकेट लीग ये करवाना चाहते थे, फिर उसमें उन्होंने कहा जी हुँ, मैं एग्री हूँ। बाद में अनफॉर्चुनेटली ये फिर उस प्लान को मुकम्मल नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, वो बिल्कुल इनके एंड ऐसे ही। पे रहा, लेकिन डकी ने फ्री ऑफ कॉस्ट कह दिया था कि आप बाकी कि लोगों को रिस्पेक्ट करें। है ना, ये आपकी हाँ, रिस्पेक्ट थी उन्होंने ना। कहा आप रामे भाई के साथ आएँ, आप बाकी लोगों को करें, अगर आप उसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, तो मैं जितनी आपकी हेल्प कर सका मैं करूँगा। रामी साहब मैं देख रही हूँ आजकल आप लाइमलाइट में बहुत हैं। अदालतों में बाहर मीडिया खड़ा है, मीडिया टॉक, केस है रजब भट्ट और आयशा जट। आयशा जट जब ये केस आपके पास लेके आई, उस वक़्त केस में जान नहीं थी। आपने क्या सोचकर ये केस पकड़ा? आपको लगता भी था कि पीछे आप सारे केस विन करते आए हैं और अगर यहाँ पे मेरी जो है वो थोड़ी बहुत भी ऐसी हो गई, जबकि मुझे पायदार भी नहीं लगती आयशा की बातों से, बचपना ज़्यादा उसमें। तो क्या कहते हैं, आपने क्या सोच के इसका केस लिया? देखें, आयशा ना मेरे पास डॉक्टर साहबा पहले भी आई, मैंने उसकी फ़ाइल को थोड़ा बहुत देखा, तो मैंने जब उनके पॉडकास्ट और मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था इस केस को कंटिन्यू करने के लिए। फिर 2-3 दफ़ा वो आई, तो मेरी प्रैक्टिस कुछ इस तरह की रही है कि मेरे पास जो केसेज़ आते हैं ना, वो 3-4 वकीलों का ख़राब किया हुआ केस आता है। ठीक हो गया, ज़्यादातर मेरे पास इस तरह के केसेज़ हैं, बिगड़े हुए केसेज़। मैं समझ गई, हाँ। अभी मेरे पास एक केस है मियाँ दाऊद साहब के अगेंस्ट हम कर रहे हैं, उसमें चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो है वो उन्होंने नोटिस लिया हुआ है और फुल कोर्ट बेंच बना हुआ है। उसमें जो 2 फिंगर टेस्ट होता है ना, जो जस्टिस आयशा ने रेप केसेस में वो कहा था कि 2 फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने उसके ऊपर एक प्रेपोज़िशन दी है जिसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच बन गया है कि जहाँ पे वक़्वा पुराना हो जाएगा और डीएनए वेस्ट हो जाता है, ऐसे केसेस में आपके पास हाइमन एग्जामिनेशन के अलावा कौन-सी ऑप्शन बच जाती है। जी, तो उसमें हमने अब लॉ बनने जा रहा है जिसमें डीजी फोरेंसिक लैब, प्रोसिक्यूटर जनरल फराशा, आईजी पंजाब, इन सब लोगों का एक बोर्ड बना हुआ है और मैं उस बोर्ड का हिस्सा हूँ। लोगों को यहाँ पे पता नहीं है, लोग मुँह उठा के बात कर देते हैं। जी, जी। आज भी सलमान ताहिर वर्सेस स्टेट के नाम से वो केस पेंडिंग है हुँ, और उसके ऊपर एक साइंटिफिक बोर्ड बना है और लॉ मेकिंग होने जा रही है कि जहाँ पे 72 आवर्स के बाद डीएनए ज़ाया हो जाएगा, तो आपके पास क्या रेमेडी है। वो एक बच्ची थी नौकरानी, उसका रेप किया एसपी के भतीजे ने और 8 दिन तक उसको घर नहीं जाने दिया। जब वो तो सारा जो डीएनए का मटेरियल था वो ज़ाया हो गया, ठीक है। उसी पे फिर फुल कोर्ट बेंच बना
और अब वो एक लॉ बनाने जा रहे हैं कि आप डिजिटल तरीके से हाइमन एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी तो ये दुनिया रेप में। केसेस में मेरी एक मेरा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो पूरे पंजाब में वो लॉ मेकिंग होगी। कितना अरसा हो गया ये केस को चलते हुए? ये भी चल रहा है, अभी इसके ऊपर डिसीजन कर रही। तो मैं वापस उसी पॉइंट पे आता हूँ कि आयशा का केस क्यों लिया। जी। तो मैंने इसको जब देखा कि इसका कोई भी वकील अब नहीं उठा रहा, अब इसमें ना कोई लाइमलाइट रही है, ना इसमें कोई फेम रहा शुरू में। तो जब ये केस आया तो एकदम से इसकी हाइप बनी कि जी। जनाब रेप केसेस और चूस पिला दिया और ये कर दिया। तो हर बंदा चाहता था कि मैं आयशा का वकील बन जाऊँ, मैं रजब भट्ट का वकील बन जाऊँ। तो जब ये केस में सलमान की बेल वापस ले ली गई हाई कोर्ट में से, पुलिस ने मुल्ज़मान को बेगुनाह कर दिया, मुकदमा ख़त्म कर दिया, तो फिर किसी ने भी कहा यार कोई नहीं है, इसमें अब क्या है, इसमें इसका क्या सा है? भी मैनेज हो गया। तो फिर ये जब मेरे पास आई तो मैंने ऑनेस्टली बात है डॉक्टर रूबी इसको चैलेंज के तौर पर लिया। अच्छा, 2000 केस के बाद मुझे कुछ ऐसा केस नहीं मिला नहीं कि मिला। जो जो डेड केस हो, जो डेड केस हो बिल्कुल। जिसमें जिसमें आप कहते हैं कि जो भी आपने की पलटना झपटना हाँ, लहू हाँ। गर्म रखने का है एक बहाना। तो मुझे कुछ नहीं। ऐसा नहीं केस मिला कि जिसमें हम अपनी एबिलिटी को टेस्ट कर सकें कि यार हम अभी भी कोई ऐसा केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी, जी। तो आपने मैंने इसको चैलेंज के तौर चैलेंज के तौर पे। पर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा जी, कि जी। वो मुल्ज़मान जो कहते थे जी एक पेशी का केस है, तो अच्छा हमने प्रूव किया कि अच्छा वो रामे साहब, अक्सर लोग कमेंट करते हैं हमारे वीडियोस के नीचे और वो पूछते हैं कि रामे साहब ने आयशा के पास तो कुछ ऐसा था नहीं इनके अगेंस्ट, यानी ये चारों के ऊपर, रजब भट्ट और मांडोगर और ये सब चारों के ऊपर, तो इन्होंने क्या प्रूफ जमा करवाए? इनके पास प्रूफ क्या थे? देखें यही तो हमारी ला इल्मी है, यही तो हमारी है कि हम ना कोई भी सोशल मीडिया पे बात कर दें ना, तो वो कहते हैं कि जनाब बस यही हकीकत है। यही हकीकत। हम उसके ऊपर ना रिसर्च नहीं करते, तस्दीक नहीं करते। किसी बच्चे से पूछेंगे ना जी मैंने गूगल से देखा था, अच्छा। या को आप छोटी सी एक बात लेना कि नमाज कैसे पढ़ते हो, मेरा दादा ऐसे पढ़ता था, और यार मेरा कारी ऐसे पढ़ता था। भाई नमाज ऐसे नहीं पढ़ते, नमाज वैसे पढ़ते हैं जैसे नबी पढ़ते थे। जी। ठीक है, वो रिसर्च नहीं करते उसके ऊपर, वो रिसर्च कहते नहीं हैं की। फलां ने कह दिया तो बस ऐसे ही है। ऐसे ही बस ठीक हो ठीक है, गया। बात ये है कि अब इस केस में आने का जो आपने कहा ना कि सबूत कौन से हैं, अब किसी ने भी कोर्ट फाइल नहीं पढ़ी। ओके। आज मेरा आपके प्लेटफॉर्म से चैलेंज है, जितने भी लोग मीडिया पे ये बात कर रहे हैं, सिवाय आप जैसे लोग जो अदालतों में आते हैं, जो प्रोसीडिंग को लाइव देख रहे होते हैं, उनको निकाल के जो सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे बच्चे बैठ के गालम गलोच दे रहे होते हैं, फिलोसफर बने होते हैं, किसी की हमायत में खड़े होते हैं, क्या उन्होंने कोर्ट फाइल पढ़ी है? नहीं। उनको पता है कि 164 का जो स्टेटमेंट होता है वो रेप केसेस में उसकी वैल्यू क्या होती है, 161 क्या होता है पता ही नहीं। आज किसी से पूछ लूँगा ना फारग हो जाएंगे। ठीक है, ये बातें सिर्फ वकील ही समझ सकता है, और वो वकील समझ सकता है जिसने ट्रायल किया होता है। जिसने ट्रायल किया होता है, बिल्कुल सही। अब आयशा ने अपना 164 का बयान जो मजिस्ट्रेट के पास होता है ना, उसमें अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि सलमान ने मेरे पास रेप किया और इन लोगों ने मेरा फ़ोन रीसेट किया है। हम ओके। बहनों का 2 फ़ोन रीसेट किए हैं। अच्छा, बहन का भी किया साथ। ओके। ठीक है, और ये उसका बयान है। 3 तरह के उसके एलिगेशन है। पहला एलिगेशन ये है कि सलमान ने रेप किया। दूसरा एलिगेशन ये है कि वो मुझे नाजेबा वीडियोस भेजता था। तीसरा एलिगेशन ये है कि इन 5 लोगों ने कमरे में बंद कर मेरा मोबाइल फ़ोन रीसेट किया है। अब 2 फ़ोन थे। एक फ़ोन वो कहती है कि लिबर्टी मार्केट में नॉन पीटीए था, वो चोरी हो गया। अच्छा। आपको पता है कि ज़्यादातर टिकटॉकर सस्ते फ़ोन के चक्कर में नॉन पीटीए फ़ोन ले लेते बिल्कुल ऐसे नॉन पीटीए फोन हैं। लेते हैं। मेजॉरिटी के पास नॉन पीटीए हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आईफ़ोन से वीडियो बनाने के लिए वो लाख सवा लाख में मिल जाता है, जो 3 लाख का मोबाइल है वो लाख सवा लाख में मिल जाता है। बिल्कुल। वो था नॉन पीटीए, वो हो गया चोरी। कंप्लेंट की, उसकी कोई एफआईआर ना हो सकी, कोई आईएमएन नंबर कोई चीज़ नहीं था। दूसरा फ़ोन जो था बहन का, वो फरांजिक के लिए गया हुआ है। अब जब मोबाइल फ़ोन सेकंड एविडेंस आ गया कि मोबाइल फरांजिक के लिए गया हुआ है, पहला उसका आ गया बयान, बयान के बाद आ गया कि मोबाइल फरांजिक के लिए गया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो गुनहगार है? तीसरा, जिस जगह पे फ़ोन रीसेट किया गया उसका नक्शा बना हुआ है, सारा। उसकी लोकेशन सलमान 45 पेजेस की चैट लगी हुई है जिसमें नवाब टाउन ई ब्लॉक की सलमान लोकेशन भेज रहा है, उस जगह का नक्शा बना हुआ है। ओहो, अच्छा। ठीक है, पहला आ गया लड़की का बयान, फिर इसकी बहन गवाह है, उसका बयान और आयशा का बयान सेम है। सेम। यानी गवाह के और उसके बयान में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक वो गवाह आ गया, उसके बाद मोबाइल फ़ोन आ गया, तीसरा 45 पेजेस की चैट आ गई जिसके ज़रिए से ये साबित होता है कि सलमान उसको नाजेबा वीडियोस भेजता था। अच्छा। उसमें वीडियोस मौजूद हैं, चैट फाइल का हिस्सा है, और उसके अलावा लोकेशन भी भेजता था।
वो सारी चीज़ें फिर इनकी हद तक जो एलिगेशन है, ये जो 4 मुल्ज़मान हैं, इनकी हद तक वो मोबाइल फ़ोन भी फ़ॉरेंसिक के लिए गया हुआ है। तो मुझे बताएं कि पुलिस को ऐसा कौन सा ख्वाब आ गया कि उन्होंने कहा जी ये जुर्म ही नहीं बनता। जुर्म ही नहीं बनता, बिल्कुल बिल्कुल। एक लड़की का स्टेटमेंट आ गया, एक विटनेस का स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन रीसेट हुआ था वो फ़ॉरेंसिक के लिए चला गया, जिस घर में हुआ था उसकी लोकेशन आ गई, उसका नक्शा बन गया, तो और सबूत कौन से होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अब बात है। मेडिकल पे आ जाते हैं, मेडिकल जी। का एक पोर्शन पढ़ के सुनाते हैं जिसने कहा रेप को, ये तो उसने कहा है ना, वो कुछ भी कहती रहे। देखना तो ये है कि डॉक्टर की क्या है। अच्छा, आप डॉक्टर की जब क्या है? किसी मेडिकल को चेक करते हैं, वो मेडिकल सही है या गलत है, वो आप डिसाइड करेंगी या मैं करूंगा या जज करेगा या डॉक्टर करेगा। डेफिनेटली वो डॉक्टर करेगा। अदालत डॉक्टर डॉक्टर को करेगा। बुलाएगी कि हाँ भाई आप क्या कहते हो, हुँ, वो बताएगा कि इस मेडिकल में क्या है। तो डॉक्टर तो कहता है कि वहाँ पे प्राइवेट पार्ट के ऊपर रैशेस भी हैं, रेडनेस भी है, और जब मेरे पास आई है अनकॉन्शियस थी, नशे में थी और उसके साथ ये एक्टिविटी हुई है। तो डॉक्टर तो ये कहता है, तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो पार्ट पढ़ के जो इररेलेवेंट है। हिस्ट्री की कितनी वैल्यू अच्छा, होती है। ये कहा जाता है कि जूस में कुछ मिला के दिया था। तो वो क्या मेडिकल कह तो रहा है कि जब हाँ। मेरे पास आई अनकॉन्शियस थी। आजकल तो पाजी जूस भी किसी को लेके ना पियो। डॉक्टर से टेंशन जब ही हो पूछा जाती है। गया कि आप मेडिकल आपके पास जब आई थी उसकी क्या कंडीशन, अनकॉन्शियस, इसका मतलब कि उसको कोई ना कोई चीज़ दी गई। हुँ, तो बात कर, ये सारे एविडेंस इनके अगेंस्ट हैं। इनमें से डॉक्टर रूबी जी। एक बात भी गलत निकल आए, मेरा चैलेंज है अपोजिट पार्टी के वकला को भी और हर शख्स को भी, मेरे साथ बैठ के मुनाजरा कर लें इस बात पे। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी पॉडकास्ट में शेयर कर सकता हूँ। ठीक हो गया। मैं जज्बाती नारों पे बिलीव नहीं करता। मैंने आपको बताया कि मेरी एक लंबी जर्नी है, मैंने काम जी, किया। जी। एक्शन ट्रायल स्पीक्स, बेसिस पे काम एक्शन किया। स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। ठीक है, मैंने वो करके दिखाया है। मैं वो सारी चीजें अदालत में साबित कर चुका हूँ। ये बाहर आके जो कहते रहते हैं। तो अब सुप्रीरियर कोर्ट्स के फैसले अगर देखें, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि रेप केसेस में सिर्फ मुद्दइया का बयान ही काफी है। बस बयान ही काफ़ी है। हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की लेटेस्ट जजमेंट है कि गवाह का और मुद्दइया का बयान ही काफ़ी है, बाकी ओके। बातें बाद में देखेंगी। फ्रेमिंग ऑफ सजा करवाने के लिए यहाँ पे साल से चार्ज ही नहीं फ्रेम हो रहा। अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको बरी क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल बरी कर देना चाहिए। ये तो जब भी मैंने 20 इनसे सवाल पेशियां किया है, क्या, इन्होंने कहा जी हम तो बरी हो जाएंगे आज। अभी तक के जो 20 पेशियां पड़ी हैं, क्या आपकी शक्ल बड़ी खूबसूरत है जो जज साहब आपको देखने के लिए बुलाते हैं? नहीं। हुँ, आप अपने तमाम तर ज़राए वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान के सिस्टम का, यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल और किया इसकी जाता है। प्रेजेंट मिसाल आपके सामने सीसीडी का दोगला चेहरा है कि वो गरीब के बच्चे को बंदूक के साए के नीचे इंसाफ देते हैं। और रजादार की बात आई तो जी हमने अदालतों पे फेयर ट्रायल कराना है। उनकी तो ये पुलिस ही थी ना कि जब किसी बच्चा कोई रेप करेगा तो जनाब तीफी पट के नाम से शोहरत कमाने वाली सीसीडी रजादार के मामले पे आकर ढेर हो गई। यासिर शामी ने निकाल दी है ना वीडियो, वो तो फिर सारा कट्टा चट्टा खुल गया ना जो भी था। बात करने का मकसद यह है कि यहाँ पे सम टाइम सिचुएशन कैसे बदल जाती है उसका अंदाज़ा नहीं होता। तो ये अपने तमाम तर ज़राए वसाइल इस्तेमाल करने के बाद उस चीज़ को मैनेज करने में नाकाम रहे। डेफिनेटली पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ करती हैं और मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। अभी मैंने बात की सीसीडी के हवाले से। देखिए चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जी, लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो हुकूमत के अच्छे कामों को भी जो है वो उनके बैड इंप्रेशन में बदल देते हैं। बिल्कुल। तो ये है कि आपको या तो सबके लिए एक क्राइटेरिया रखना चाहिए या फिर किसी के लिए भी ना रखें। तो ये है कि ये सारे अपने ज़राए वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद भी 20 पेशियाँ पड़ गई हैं। उसकी वजह यह है कि अदालत को भी नज़र आ रहा है कि यार जो भी वकील साहब बात कर रहे हैं बात तो ठीक है, अब इनको बरी भी करना है, लेकिन 164 161 मेडिकल इन सारी चीज़ों को किधर फेंकें? किधर फेंके? ठीक है, तो ये मुश्किल है लेकिन इंसाफ तो करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारा मुकाबला एक बहुत बड़े नेटवर्क से है और इस दौरान कई दफ़ा ऑनेस्टली बात है मेरा पेशेंस टेस्ट करने की कोशिश की गई कि शायद कोई कराची की तरह इंसिडेंट हो जाए, ठीक है, लेकिन बार बार ताकि इस केस का रुख बदल जाए, बार बार हमें टॉन्ट किया जाता रहा अदालत में, लेकिन अच्छा, बाय बताते आपको खुद। कि हम प्रोवोकेट हो जाएं। लेकिन डॉक्टर रूबी अब हम उस स्टेज से निकल चुके हैं। जब इंसान को अकल आ जाती है या मैच्योर हो जाता है तो वो खामोश हो जाता है। तो अब हम इनकी हरकतों पे हंसते हैं। जैसे मुझे वो किसी जगह पे मिले तो मुझे ऐसे कह रहे हैं तू फिर चार्ज फ्रेम करा ली। अच्छा,
मैंने कहा यार आप मेरे छोटे भाई हैं, मेरा आपका ये बनता ही नहीं है। हाँ, लास्ट टाइम जब वो कह रहे थे तू बाहर आके वहां मन, हाँ, मैं तो उठ के नहीं जा मैं सकता। तेरा राह ढक लांगा। मैं कहा यार तू कोई मौला जट है, कोई सही। सनी देओल, कैसी बात कर रहे हैं, तू राह ढक लेगा। अल्लाह के बंदे तू अदालत में फाइट कर, मेरा आपसे पर्सनल कुछ है ही नहीं। और अगर तुम पर्सनल की बात करते हो तो मैं अगर किसी से डर जाऊं तो ये काले कोड की तौहीन है। वो सवाल ही नहीं हो सकता कि क्रिमिनल प्रैक्टिस करने वाला वकील जो है वो किसी एक थर्ड क्लास बंदे से डर जाए। तो यही वजह है कि आपको अल्लाह ताला ने शोहरत दे दी, इज्जत दे दी, लेकिन गुफ्तगू आपकी छपड़ियों वाली है कि आप एक मोअज़्ज़ज़ आदमी को कहें कि यार मैं तेनों ढक लांगा। यार आप क्रेज से सामना करो, अगर हार भी गए हो आप एक्सेप्ट करो। हमें अल्लाह ने ज़रफ़ दिया है, अदालत हमारे खिलाफ भी फैसला देती है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल ग्रेस के साथ, और कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर रूबी सारा सिनेरियो है। आधी आधी मुबारक मैं आपको देती हूँ। आज का जो पेंडिंग केस हो गया है और 18 की डेट पे कहते हैं सलमान को तलब कर लिया है, तो क्या लगता है कि जीत होने वाली है आपकी? देखिए डॉक्टर रूबी क्यों नहीं होगी। देखिए मैंने जो एक मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसके मुताबिक आपको फ़ाइल की सारी पेचीदगियाँ बताई गई ये चीज़ें हैं। बाकी अदालतें हमारी अपने फ़ैसलों में खुद मुख्तार है। मैं नहीं ये कहता कि अदालत इनको सज़ाए मौत कर देगी। अदालत अपने फ़ैसले में खुद मुख्तार है, कोई भी फ़ैसला कर सकती है। आम तौर पर जब हमने ऐसे केसेस देखे हैं उसमें ज़्यादातर यही होता है कि चार्ज फ्रेम होता है और सज़ा होती है। अक्सर सुनने में आता है कि जी फलाने का रेप केस पकड़ा गया और सीसीडी ने जो है ना वो फुल फ्राई कर दिया बंदे को और बंदा जो है ना वो पहुंच गया। अच्छा, कहने का मकसद ये कि सलमान का भी तो यही सीन है, रेप केस में सजा तो सबकी बराबर। क्या इस केस को क्या लगता है आगे जाके सीसीडी के हैंडओवर किया जाएगा कि नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं किया नहीं, जाएगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक जितने केसेस उनके अगेंस्ट हुए हैं, उन्होंने उन चीज़ों को मैनेज किया और आपके सामने अगर मैनेज ना किया होता, तो हाँ। कैसे वो क्लियर हो सकते थे। जी, सबसे जी। बड़ी मिसाल आपके सामने एनसीसीए का केस है और केसेस हैं, तो इन्हें मज़हब के उनके केसेस हैं, तो वो सारी दुनिया को पता है, हमारे उसमें करने वाली बात नहीं है। लेकिन इस बार मैं उन्हें ये बताऊँगा कि अब मुकाबला आ गया है पढ़े लिखे वकील के पास। यहाँ पे आपने अगर निकलना है तो आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, पड़ेगा, और वो बिल्कुल। कैसे होता है वो हम बताएँगे। बाकी अदालत बिल्कुल। जो भी फैसला करे। कई दफ़ा ऑफ़र्स आई, पैसे ले लो, पैसे पकड़ लो, कायदे-आज़म ले लो, बेचैन हुआ हुआ है कायदे-आज़म। तो क्या कहते हैं, कभी नियत में आया कि चलो यार, पकड़ लेते हैं? जी डॉक्टर रूबी, मैं आपको बताऊँ कि जिस इंसान की अल्लाह ज़रूरत पूरी ना करे उसकी किसी के देने से भी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ पे लोगों को पता नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास, मैं ओनली वन सन हूँ, अपने वालिदैन का एक ही बेटा माशाअल्लाह। हूँ। और मेरे वालिदैन ने हक हलाल की मेहनत करके, मेरे फादर 2 भाई थे, मेरे ताया जी यहाँ पे डीजी रहे हैं एलडीए में। तो मेरी अपनी फैमिली में कोई 7 से 8 एमपीएज़ हैं। यहाँ पे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अगर अच्छी हक हलाल पे भी ज़िंदगी गुजारूँ ना, तो मेरी एक नस्ल आराम से खा सकती है। आराम से। आप जब अली टाउन ऑरेंज ट्रेन स्टेशन पे उतरते हैं ना, जी, उसके मेन के ऊपर जो 2 कनाल का पोर्शन है ना, वो आपके भाई का है। माशाअल्लाह। ठीक है, मैं ये ऐसी बातें बताता हूँ ना, बंदा छोटा लगता है। छोटा लगता है, लेकिन बिल्कुल। एक सवाल आ गया, तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि मेरे अल्लाह ने इतने ज़राए वसाइल हैं कि मैं अपनी ज़रूरियात हलाल तरीके से पूरी कर हो रही हैं, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है ऐसा कोई एक्ट करने का। और उसकी प्रेजेंटली आपके सामने एग्जांपल है कि आयशा जाट हमें क्या दे सकती है। बिल्कुल सही। ना तो हम उस तरह के कोई इंसान हैं, ठीक है। और आपने अभी तक देख लिया होगा कि किसी किस्म का कोई हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा हुआ है, ठीक है। और ना ही हमें किसी किस्म का उनसे लालच है। फ़ी पेइंग कैपेसिटी आपको पता है उनकी क्या है, वो लाख पे कर लेंगी, 2 लाख पे कर लेंगी। बस इससे ज़्यादा क्या कर सकती है? दोनों बहनें ही हैं बेचारी। क्या ये कर तो बात सकती हैं? नहीं, और ज़्यादती कर सकती ना। एक रेंटल प्रॉपर्टी है जहाँ पे वो रहती हैं, किराए जी, के घर पे वो रहती हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसे। तो वो क्या किसी वकील को पे कर सकती हैं। लेकिन क्या जब हमने उनके साथ एक कमिटमेंट की, एक होप दे दी उन्हें, तो फिर अल्लाह ताला भी उस ज़ात में, उस एक्ट में खुश होता है और आपकी मदद गैबी तरीके से भी होती है। तो यही है कि हमने कमिटमेंट की है, हमने उसको पूरा किया और हमने एक, मैं कहूँगा कि पूरा नेटवर्क है। अब एक तरफ बिल्कुल आसान है कि पूरी दुनिया की नज़रें भी उनको सपोर्ट कर रही हैं। जी, आज आप जो हमारे के अगेंस्ट एक्यूज़ है उसकी फ़ेवर में बात करें, सोशल मीडिया पे भी लोग आपको उठाएँगे, बिल्कुल आपकी ऐसे। बल्ले-बल्ले भी होगी। लेकिन बिल्कुल। ये हौसला बहुत कम लोगों में होता है कि आप किसी के अगेंस्ट जाएँ। यहाँ जी, पे
बैठ के लोग कहते हैं जी फेम लेने आ गए। ओ यार, अगर फेम लेना हो तो हम उनके हक में ये बात बड़ी करें। वैसे गलत बात है, वो बंदा कोई बात कर भी रहा हो, काम भी कर रहा हो, वो एक ही नज़र में बात आती है, फेम, फेम, इनको फेम। एक हाँ, बात याद आ गई कि जी फेम लेने आ गए। ओ यार, फेम लेना हो तो हम उनके पीछे जाके खड़े हों, उनकी हाँ। सपोर्ट में बात करें, जिसको ज्यादा लोग सुन रहे हैं, कि बजाय हम नफरत का सामना करें उनके अगेंस्ट जी, जाके। जी। तो ये चीजें जो है ना, वो अच्छा अंडरस्टैंड करने वाली बात है। रामे साहब, जहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि 50% आप विन किए हुए हैं, वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा एक चीज़ जो है ना प्रॉब्लम कर रही है कि आपने कहते हैं बच्चों वाली एप्लीकेशन दे दी है मेटा ग्लासेस की, कि जी ये इसके ऊपर एप्लीकेशन दे दी कि कानूनी कार्रवाई इस पे हो। मतलब क्यों लगाई रजब भट्ट ने? तो क्या सोच के ये एप्लीकेशन दी? देखिए डॉक्टर रूबी, सेक्शन 12 है एंटी रेप एक्ट का। एंटी रेप एक्ट का, वो ओके। कहता है कि जितने भी रेप केसेस होंगे ना, जी, उनकी इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। यानी कि उसमें किसी बंदे को इजाजत नहीं होगी कि वो मीडिया के ऊपर बात करे, किसी विक्टिम की खुफिया ओके। वीडियो बनाए। अच्छा, आप अभी गूगल करें, हुँ, एंटी रेप एक्ट 2021 सेक्शन 12। ओके। अब ये ग्लासेस लगा के आ रहे हैं और अपनी वीडियो में कहते हैं कि ये मैंने ग्लासेस इसलिए लिए हैं कि मैं सबकी रिकॉर्डिंग कर सकूं। हाँ, कहा मैंने खुद वो देखे मेरे हुए पास हैं। क्लिप सेव पड़ा है। जी, ठीक है। अदालत में आए हैं, ग्लासेस लगा के आए हैं। इन्होंने पूरा 1 घंटा जो है वो अदालत में जज साहब की रिकॉर्डिंग की है। मुझे बताएं, खुफिया रिकॉर्डिंग करने का मकसद क्या बनता है? जब आपको पता है जज बात कर रहा है, सामने वकला आर्गूमेंट कर रहे हैं, आप वो ग्लासेस नहीं उतार सकते? मैं ये आपको ऑनेस्टली हल्फन बात कर रहा हूँ, इसमें एक भी लफ्ज़ गलत साबित हो जाए तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। जी, मैंने जब ये बात उठाई ना मेटा क्लासेस वाली, अदालत में मैंने जज साहब को बताया कि सर, मैं मेन केस के ऊपर तो बहस बाद में करूँगा, पहले ये मेटा क्लासेस तो जो है वो करें। तो हमारे जजेस जो है ना, वो इस चीज़ को ज़्यादा, उनके पास इतना वक़्त नहीं होता, जुडिशरी के पास बर्डन ऑफ वर्क ही इतना है कि हर जज के पास 2-2, 3-300 केसेस लगे होते हैं। तो वो इन चीज़ों के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज रखें कि यार टिकटॉक पे क्या चल रहा है। वो मेटा ग्लासेस को पिक नहीं कर सके, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हो जी, सकता जी। है मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ को ओवरलुक कर दिया। लेकिन इसने क्या किया, मैंने मेटा ग्लासेस का नाम लिया ना, तो इसने ऐसे ऐनक उतारी, उतार के फटाफट से, जल्दी से जेब में डाल डर दी। डुर गया। बाद में वकील ने इशारा किया कि टेबल के ऊपर रख लो। कहा सर, ये टेबल पे रखी हुई है। अच्छा, जज साहब ने समझा कि शायद ये वैसे कोई ऐनक लगाई हुई है, उसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे बाद में मेरे जो साथी वकला थे, उन्होंने कहा सर, आप ये बात करें कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, ठीक है, तो उस वक्त तक केस की हेयरिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो हमने कहा कि हमारे पास अदालत की 1 घंटे की सीसीटीवी वीडियो है, हम क्यों ना इसके ऊपर एक एप्लीकेशन मूव करें बिल्कुल ऐसे ही। और सीसीटीवी वीडियो में देख लेते हैं कि मेटा ग्लासेस लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई। वो हुँ, ग्लासेस सरेंडर करवा लेते हैं, उनका फोरेंसिक हो जाएगा, जी, एफआई उसको देख लेगी। उसके बाद फिर हमने वो एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन के ऊपर मुलज़म ने अदालत के सामने इकरार किया कि मैंने वो ग्लासेस लगाई हुई थी, वो किसी ऐप से कनेक्टेड नहीं। ओ भाई, वो तो हम देखेंगे ना, वो तो आप एफ नहीं देखेंगे, हाँ, वो आप तो ना वो तो एफआई देखेगा, कि हुई थी कि वो नहीं या हुई। अदालत देखेगी कि वो उसके ऊपर कोई वीडियो बना है या नहीं बना। हमारा इल्ज़ाम आधा तो सच हो गया जब आपने एडमिट कर लिया अदालत के सामने। तो मैंने उसी वक्त जज साहब से ये रिक्वेस्ट की कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू कॉल दी सीसीटीवी वीडियो एंड जो वो ग्लासेस हैं उनको सरेंडर करे ये अदालत के सामने। जिस पर अदालत ने कहा कि हम इसके ऊपर एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेंगे और वो एनेक भी मंगवाएंगे। लेकिन अभी तक वो रिटर्न ऑर्डर मेरे सामने नहीं आ सका। नहीं आ सका। फाइल पढ़ेंगे तो वो पता चलेगा कि उस हवाले से अदालत ने कोई ऑर्डर किया है या नहीं किया। अच्छा रामे साहब, देखें आयशा का इसके साथ लव अफेयर था, लड़के के साथ मोहब्बत थी ना, तो बाद में आगे रेप केस में ये चला गया। फिर उसके बाद अब उसको वो इसमें जो है वो गिल्टी है, लड़का जो है ना, उसको खुद भी उसके ऊपर ये आ गया हुआ बयान के ऊपर। आप मुझे एक बात बताएं, कोई ऐसा कानून नहीं है ना, दोवां दे ब्याह करा दो, शादी करा दो तो ताकि मसला ही खत्म हो जाए। देखें, ये डॉक्टर रूबी मुदैया का और उसका अपना एक सेटलमेंट है। मुदैया अगर चाहे तो वो उनके साथ कर सकती है और हम्म, बैठ के वो कर सकते हैं आपस में, ये उनका है। उनका है। हमारा वकला का तो जो फाइल के सामने चीज़ें हमने उसी को प्रोसीड करना है। मुदैया देखें, यही चीज़ हम नई यूथ को समझाते हैं कि यार वकील तो अपना एक ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहा होता है। हम्म। तो देखें, आज अगर मुदैया वकील चेंज कर लें या कंप्रोमाइज़ कर लें या वो कहें जनाब मैं फर्दर नहीं प्रोसीड कर, तो वकील क्या कर सकता है? एक जगह पे देखा गया कि आपने अपनी मुदैया को कह दिया कि ये केस मैं नहीं अब देखूंगा। देखिए, उसमें मैंने 2-3 जगहों पे उन्हें ये गाइड किया कि आपको, अगर आपके लिए हम ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ सारे मामलात को लेके चल रहे हैं, तो अब आपका वकील की आपका केस किसी टिकटॉकर के पास नहीं है।
एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के पास है जी और उसके लिए आपको वो इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करनी पड़ेंगी। तो मैंने उनसे जैसा ये गालियों वाला मैंने वीडियो देखा, जी जी तो उस वक़्त मैंने वन साइड स्टोरी सुनी थी, तो मैंने उनको एक तरह से बड़ा स्ट्रिक्टली ये एक शट अप गाली आप कह लें कि दी, कि आपने अब केस का डिसीजन होने वाला है, तो ये आपने हरकत क्यों की? जी जिसके जवाब में उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं हर तरह की हम्म, जो एफआईआर उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। उनका एक बड़ा ब्लंट किस्म का रिस्पॉन्स मुझे आया, तो जी मैंने कहा भी इस तरह का रिस्पॉन्स क्यों आया? उसने जवाब में कहा कि इन्होंने मुझे पहले मिडल फिंगर दिखाया है। तो फिर उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाके अपनी जस्टिफिकेशन देना चाहती थी, जिसमें मैंने उनको मना किया कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें उस पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं, मैं ऑनर कहता हूँ कि हमें उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। जिस तरह से वो सुबह 7:30 बजे रजब भट्ट साहब को रिसीव करने के लिए खड़े होते हैं, आप देखें ना, क्या हाई कोर्ट में आईजी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया जी कि हम किसी शख्स को या अक्यूज पर्सन को प्रोटोकॉल ना दे रहे हैं ना देंगे, हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी आते हैं कि अदालत में कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए। जी तो सिक्योरिटी का तो मतलब ये होता है कि आप कोई अक्यूज ऐसा आ रहा है, वहाँ पे अगर क्राउड आता है उसको कंट्रोल करने के लिए आपने अरेंजमेंट्स कर लिए। सिक्योरिटी का तो मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे कोई नक्शी अमन जो है वो ना होने दें। ये थोड़ी होता है कि एक आ रहा है साहब बहादुर को गाड़ी से रिसीव किया जा रहा है, गाड़ी में लेकर अदालत में, वो यार उसके जूते तक पॉलिश करने के लिए आप जा रहे हैं यार। तो इसको मैं प्रोटोकॉल ना कहूँ तो और नहीं क्या नहीं वो कहूँ? अच्छा रिस्पांस भी नहीं देते। ये देखिए, ये अदालत के बाहर मैं भी गई हूँ, हम्म। ये इनका टोला है, ये रिस्पांस नहीं लेकिन देते। इससे देखिए इससे गलत है। इससे पुलिस की अपनी बदनामी हो रही है। जी देखें, वो कोई मिनिस्टर नहीं है, उनका जी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने यूट्यूब पे पैसे कमाए हैं, नाम उन्होंने अपनी मामला सीधे किए हैं, उसमें पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं है। रामे साहब, मैंने कुछ टिकटॉक्स की वीडियोस देखी जिसके ऊपर आप पे मीम्स बनाई हुई थी, मतलब कुछ लोग आपके ऊपर बोल रहे थे, तो क्या फील हुआ कि मतलब जस्ट आपने देख के तो चिल किया कि या गुस्सा आया, क्या क्या समझ में आई वीडियोस की? देखिए डॉक्टर रूबी, मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे जैसे इंसान को शऊर आता है ना, उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हो जाती हैं। बड़ी मंजिलों के जो मुसाफिर होते हैं ना, जी वो हौसला और ज़र्फ बड़ा रखते हैं। हमारे ऊपर तो बहुत सारे लोग हमें दुआएं देते रहते हैं, कुछ हमारे खिलाफ बात करते रहते हैं, कुछ गालियां देते रहते हैं। उन बेचारों की रोजी रोटी लगी हुई है, हम्म, उनको चलें जो भी उनके मामला आते हैं। तो मेरे पास डॉक्टर भी इतना वक्त कहाँ है इतना कि मैं वक्त हर है। शख्स को जो है वो जवाब देता रहूं, और अगर जी मैं हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारूंगा जी जी तो फिर हम मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। जी तो जी मेरा असल फोकस अपने गोल पे होता है, हम उसको जी देख जी रहे हैं। बाकी इस तरह के लोग जो हैं वो पहले भी हमने बहुत सारे देखे, जी और अगर इनको एक नोटिस चला जाए ना, सिर्फ एक नोटिस, तो हम्म, हमने देखा है कि क्या होता है। ये हमारे लिए कोई बिग डील नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं उस रेस का प्लेयर नहीं हूँ। मौजें करें, एंजॉय करें, लगे रहें, खूब दिन रात लगे रहें, और अगर मेरे अल्लाह ने मुझे चाहा तो कोई भी नहीं गिरा सकता। नहीं उसने कहा है ना, हुन मैं वेला हो गया, फारग हो गया, मैं हुन सब नु टंगांगा, 2-3 बिल्कुल ही लोग नहीं फारग हो टंगा। गया। अच्छा जी, एनसीसी याद बिल्कुल ही लेके फारग हो आज। गया। मेरा ख्याल है वो जी, अपना नाम बदल के ना कोई प्यारा सा नाम रख लें, अच्छा प्यारा सा नाम क्योंकि रखना उन्होंने है। कहा था, हाँ, जो नाम मैं मेरे ज़हन में आ रहा है, खैर वो मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहता। मैं ये कहूँगा कि बड़े प्यारे हैं, प्यारा सा नाम रख लें, कोई जी, जी, खुद ही प्यारा सा नाम रख लें। रख लें, हाँ। क्योंकि उन्होंने कहा था कि 4 दिन में ना मैं इनकी चीखें निकलवा दूंगा। अच्छा। तो तीसरे दिन वो खुद हॉस्पिटल पहुंच गए। हाँ, ठीक हाँ, बीमार हुआ हुआ है, कुछ पेटू-शेटू है। खराब हुआ हुआ है उसका। इंसान को ना अपने कद से और अपनी हैसियत से बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। 29 तारीख को आयशा के साथ इनका वक़ूआ हुआ, झूठी एप्लीकेशन लेकर इस्लामपुरा चले गए। आप एक आम सी लड़की यार, जो एक किराए के घर में रह रही, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, हाँ। आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, ज़राए वसाइल हैं, मामलात हैं, करोड़ों अरबों रुपए के आप मालिक हैं। आप धक्के खा रहे हैं पुलिस स्टेशन में और आपकी हाँ, आज जी, तक जी। एफआईआर नहीं हो सकी, और आप कहते हैं जी मैंने चीखें निकलवानी है। इस टॉपिक पे बात हुई थी, तो कहने लगे कि हम लोग चीखें ना क्या चीखें 500 निकलवानी चाहिए। है, आप पहले अपना केस तो यार क्लियर करवा लो। जी, जो आपके अगेंस्ट चल रहा है उसमें आपकी पेशी पे पेशी पड़ रही है। एक मामूली सी लड़की ने आपकी दौड़ें लगवा दी हैं, ठीक है। आम सी बंदी ने। आप कहते थे पहली ऑनेस्टली फेयर एनालिसिस अगर करें तो आयशा के फाइनेंशियल स्टेटस का और रजब के फाइनेंशियल स्टेटस का क्या मुकाबला है? एक बात यहाँ पे करूँ, जी। कहते हैं कि आयशा को सपोर्ट पतलू कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात कोई नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात, ऐसी बातें बनाई हुई हैं। कोई एक सिंगल पर्सन नहीं कर रहा, अच्छा, और कर रहा हो तो मैं आज ही ये केस छोड़ दूंगा। अच्छा, ठीक हो गया। साबित करें जो ये बंदा बात करता है, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं कर रहा, जी, ठीक है। सिर्फ वाहिद अल्लाह की ज़ात है जो कर रहे हैं, और बहुत सारी मुश्किलात हैं इस केस में, मैंने आपको पहले भी बताया। एक वही तो मैं बात कर दूँ कि एक आम सी लड़की ने तुम लोगों की दौड़ें लगवा दी हैं,
और तुम कहते हो कि जी मैं उसको जेल में बंद करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। और ये वही मोहतरम है जो कहते थे मैं तुम्हें फेम दे दूं, मैं तुम्हारा नाम ले यस, लूं, मैं तुम्हें स्टार बना दूं, फिर उसका नाम लिख के पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दे बिल्कुल दूं। बिल्कुल, मुदैया मुदैया और उनको मुद्दई पर्चा आज बन तक गया। नहीं हो सका। हम जी गिरफ्तार इस बात पे गिरफ्तार करा दो कि पर्चा तो तुम्हारा कोई हुआ नहीं। हुआ नहीं, अगर कोई बिल्कुल पर्चा ऐसा। हुआ है तो मुझे ला कर दिखाएं किधर एफआईआर हुई है। अच्छा, नहीं हुई एफआईआर, बनती नहीं है, फेक बनती नहीं। एप्लीकेशन है। अच्छा, एनसीसी में जो एप्लीकेशन दी है वो किस नोयत की है? उसमें एसएचओ हैं नजम बाजवा साहब जो इस एप्लीकेशन को सुन रहे हैं, उनके पास मैं अपीयर हुआ था। उन्होंने कहा जी आप आयशा को पेश करें। तो मैंने कहा जी ज़रूर, आप हमारे लिए मोहतरम हैं, पाकिस्तान के इदारे हमारे लिए मोहतरम है जनाब, हम पेश जी, करेंगे। तो उसमें उससे पहले सलमान के अगेंस्ट एप्लीकेशन पेंडिंग है। अच्छा। आज मैं शाहजेब सियालकोटी की तरफ से भी पेश हुआ था। हाँ, सुना बाहर कोई मामला गर्म हो गया एक उसका सहाफ़ी के साथ। मामला भी हम देख रहे हैं। वो मेरी ही लॉ फर्म उसको देख रही है, मेरे जी, कुलीग हैं खातिम साहब वो देख रहे हैं। मैं उनके साथ भी पेश हुआ था। तो वो कुछ भी नहीं है। वो जब हम अपना जवाब उसमें देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो बाहर क्यों झगड़ा हुआ? बाहर हमारे साथ तो किसी का कुछ नहीं हुआ। वो सियालकोटी के साथ हुआ है ना? वो थोड़ा बहुत उनका जो है वो नोक झोंक हुई है जो मीडिया में अक्सर चलती है। लेकिन भी रामे साहब, बातें तो आपने बिल्कुल खुल-डुल के बयान की हैं और प्रूफ़ के साथ आप बातें कर रहे हैं और आपने दूसरी पार्टी को भी ये कहा है, जी आएँ, बैठें, मेरे साथ बैठ के बात करें, ईच एंड एवरीथिंग के प्रूफ्स मैं आपको देता हूँ। जाते-जाते कोई पैगाम दें। देखें जी, मेरा चैलेंज है उनका, जी, वो आए हमारे साथ मुनाज़रा करें। जी। अपनी लीगल टीम आ जाए, अदालत में करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा शौक है जी, सबूत कोई नहीं है, ये तो गलत बात है। आप हुँ, मैनिपुलेट करें चीज़ों को। और अगर सबूत कोई नहीं है तो फिर ख़त्म क्यों हो रहा है? फिर हर चौथे दिन पेशी क्यों पड़ी होती है आपकी? हुँ, हुँ। आप तो कहते हो 2-3 पेशियों का केस है, 2-3 पेशियों का केस है। ऐसी जो होती है ना सोशल मीडिया की अदालत, वो आपको तालियाँ वक़्ती दे सकती है, वक़्ती वाह-वाह दे सकती है। इंसाफ़ आपको वकीलों के ज़रिए से ही मिलना है बिल्कुल और ऐसे ही। अदालतों में ही मिलना है। उसका क्राइटेरिया कुछ और होता है। यूनिफ़ॉर्म वालों से बना के रखनी चाहिए जी भई। तो बस क्या कहते हैं, जाते-जाते कोई पैगाम दें अच्छा-सा? मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि राना मरूफ़ साहब के हवाले से मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा, मियां इशफ़ाक़ साहब ने केस कंटेस्ट किया जी, और अभी तक कर रहे हैं, मुझे मज़ा आ रहा है। मैं कहूँगा कि मियां साहब तगड़े होकर आएँ मज़ीद, आगे मज़ीद अच्छा कॉम्पिटिशन होगा। और वो जो मोहतरम है, हमारे छोटे भाई हैं, हमारा उनसे कोई पर्सनल नहीं है। मैं उनसे यही कहूँगा कि मुकदमे को मुकदमे की ही हद तक रहने दें और ज़ातियात के ऊपर ना उतरें। और ज़ातियात के ऊपर अगर आप उतरेंगे वो आपको ज़ेब नहीं देता। आप हमारे लिए मोहतरम हैं, केस में अदालत जो भी फ़ैसला करे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे साथ ज़ातियात पे उतरेंगी तो मैं हुसैनी आदमी हूँ। हम अहले बैत के मानने वाले हैं, ना हम गुस्सा करते हैं, ना हम जज़्बाती होते हैं, ना हम कोई बड़ी बात करते हैं। हम सीधा बम्बू ही फिट करते हैं, ठीक है? तो ये कराची वाला काम नहीं है, हाँ, हाँ। ये रियाज़ सलंगी नहीं है, ये मैं ऑन ईयर बात कर रहा हूँ। हम हुसैनी लोग हैं, हम उस घर के मानने वाले, हम ना किसी का नुकसान करते हैं, ना खुद किसी का करते हैं, ना किसी को अपना करने देते हैं। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। साथ आप इज़्ज़त से पेश आओगे, आपको इज़्ज़त मिलेगी। लेकिन आप अगर वो टिकटॉक वाला मामला समझोगे, यूट्यूब वाला मामला समझोगे या अपने घर का बाथरूम दिखा के जिस तरह से आप लेते हो वो समझोगे, तो वो फिर आपकी गलत फ़हमी है, वो उसमें फिर आपका अपना ही नुकसान होना है, हमारा उसमें कुछ नहीं है। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल सही। वो फिर जो है उस मामला ख़राब होंगे। मैं सिंपल यही कहूँगा कि इंसान को एक दूसरे के अगेंस्ट भी होते हैं, कल कलां को उनको मेरे साथ बैठना भी पड़ सकता है। तो इंसान को इज़्ज़त और वक़ार का जो रिश्ता है ना, वो ख़राब नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। भई दर्जा हरारत आज भी बहुत गर्म था और बातें भी बड़ी मज़े-मज़े की हुई रामे साहब से और इन्होंने सीधी और साफ-साफ बातें की हैं और देखने वालों को समझ भी आई होंगी। तो साथ-साथ मैं ये भी कहती जाऊँगी कि माफ़ कर देने में ना बहुत बड़ा पन है। कहते हैं कि अगर गलती हो जाए तो इंसान को माफ़ी-तलाफ़ी कर लेनी चाहिए। तो बाकी रहे सब जो है हमने उनकी बात सुनी है, अब हम कोशिश करेंगे हम दूसरे लॉयर्स को भी बुलाएँ, उनकी भी बात सुनें और फिर इनको आपस में बिठाएँ। तो इसके साथ मुझे देखें, दे देखें, देखें जी, जी। डॉक्टर रूबी, मैंने तो आज भी ये बात की कि मैं सबके लिए सॉफ्ट एंड सेट व्यू रखता हूँ। जी, जी। मेरे खिलाफ वो 20 पेशियों पे पेश हुए हैं। वो किसी एक पेशी पे कह दें कि जनाब मैंने किसी के बारे में वो गलत बात की है, किसी को पर्सनली टारगेट नहीं, किया है। बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन वो अगर मेरी ज़ातियात पे उतरेंगे ना, यकीन करें, कई बार वो कह देंगे वकील साहब का कंपैरिज़न नहीं, वकील साहब को ये करना चाहिए, वकील साहब को वो करना चाहिए, वकील मीडिया पे नहीं बोलते। ओ भाई आप हमें बताओगे? मैंने एक बात कर दी ना, एक बात कर दी, मैं आपको लिख के कहता हूँ आग लग जाएगी। बच के रहना रे बाबा, मुझको खबर है। बड़ी कॉलें-शॉलें मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे खबर है नानी वाला भी राब्ते में आ रहा है आपके।
नहीं, 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 नहीं डॉक्टर रूबी पता नहीं आपको कौन कह रहा है, मेरा किसी से बस कोई ये सोच ले हर खबर पे होती है रूबी की नजर, सबको पता है आप ही खबरें ले आती हो देखो घूम घूम नहीं, के। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखें अगर कोई होता तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन ये है कि उनके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है, वो पहले भी मेरे साथ राब्ता करते रहते हैं। तो जब कभी बातचीत थोड़ी बहुत होती रहती है, जी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। इसके साथ मैं क्या कहूँ अब यही कहूँगी कि केस पे नज़रें लगी हुई हैं। 18 को जो सलमान को दोबारा पेश किया गया है और इन चारों को भी बुलाया गया और आयशा जट भी वहाँ पे होंगी और देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, फैसला आता है या केस आगे डेट पड़ती है। तो मुझे दें जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।